बीएससी पार्ट सेकंड के सभी स्टूडेंट्स को गुड मॉर्निंग। आज की ऑनलाइन क्लास में अपन पिछले ऑनलाइन क्लास के टॉपिक को कंटिन्यू रखते हुए देखते हैं रिएक्शन ऑफ टार्ट्रिक एसिड। तो रिएक्शन ऑफ जो टार्ट्रिक एसिड है उसके अंदर अपन ने कुछ जो रिएक्शन है उनकी अपन ने स्टडी कर ली थी, जैसे फॉर्मेशन ऑफ साल्ट, फॉर्मेशन ऑफ एस्टर, फॉर्मेशन ऑफ एमाइड और फॉर्मेशन ऑफ हैलाइड्स, रिएक्शन विद PCl5। इनकी अपन ने पिछले ऑनलाइन क्लास स्टडी कर ली थी। आज की ऑनलाइन क्लास में आज अब देखते हैं उससे नेक्स्ट रिएक्शन, और वो है रिएक्शन विद HBr, हाइड्रोजन ब्रोमाइड के साथ अभिक्रिया। तो यहाँ पर जो फिफ्थ है वो अपन लिखेंगे रिएक्शन विथ HBr। यहाँ पर देखिए टार्ट्रिक एसिड CHOH, COOH और CHOH, COOH, ये टार्ट्रिक एसिड है और इसकी रिएक्शन अपन करवाते हैं HBr से। तो ये जो रिएक्शन है, इस रिएक्शन के पीछे जो फंडामेंटल है वो आप इसको यूं समझ सकते हैं कि जब अपन अल्कोहल की रिएक्शन HX से करवाते हैं, तो HX से करवाते हैं तो अपने को प्राप्त होता है RX प्लस H2। यहाँ पर ये दोनों OH समूह है वो हेलोजन समूह के द्वारा प्रतिस्थापित हो सकता है, और हेलोजन है वो OH समूह के द्वारा यहाँ पर प्रतिस्थापित हो सकता है। तो इससे यहाँ पर आप देखोगे कि ये OH फंक्शनल ग्रुप है, हाइड्रोक्सी फंक्शनल ग्रुप है, इसका सब्स्टिट्यूशन है वो ब्रोमाइड के द्वारा हो जाएगा, और ब्रोमाइड के द्वारा हो जाएगा तो अपने को जो प्रोडक्ट आएगा CHBr, COOH और CHBr, COOH प्लस यहाँ पर 2 मोल H2 के। तो आप देख रहे हैं ना यहाँ पर क्या बन गया है, ये डाइब्रोमो कंपाउंड्स बन रहा है यहाँ पर, और डाइब्रोमो एज ए सक्सेनिक एसिड प्राप्त हो रहा है। तो इसमें जो OH और OH ग्रुप है उससे HBr की रिएक्शन होती है, और उससे HBr की रिएक्शन होने पर OH समूह का जो सब्स्टिट्यूशन है वो हैलाइड के द्वारा, और यहाँ पर हैलाइड है वो क्या है, ब्रोमीन है, तो यहाँ पर ब्रोमीन के द्वारा हो जाएगा, और इस तरीके से आपको डाइब्रोमो सक्सेनिक एसिड प्राप्त होते हैं। तो आप देख रहे हो कि टार्ट्रिक एसिड HBr के साथ में रिएक्शन करके इस तरीके से कंपाउंड देता है। ओके, उसके बाद में अपन नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं, और यहां पर देखते हैं एसाइलेशन। एसाइलेशन या इसको अपन यूं कह सकते हैं एसिटिलीकरण, और एसिटिलीकरण है उसके अंदर अपन एसिटिल क्लोराइड है उसके साथ में अपन इसकी रिएक्शन करवाते हैं। तो यहाँ पर देखिए जैसे HCOH, COOH और HCOH, COOH, ये जैसे टार्ट्रिक एसिड है, और ये जो टार्ट्रिक एसिड है इसकी रिएक्शन है वो अपन एसिटिल क्लोराइड के द्वारा करवाएंगे। तो एसिटिल क्लोराइड के द्वारा करवाने पर आप यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर CH3COCl, ये जो रिएक्शन है ये उसी तरीके से है जैसे आप इसको यूं समझ सकते हैं OH प्लस Cl CO CH3, ये ऐसे है। यहाँ पर ये CH3COCl है, एसिटिल क्लोराइड है, तो यहाँ पर OH समूह इसके साथ में रिएक्शन करके यहाँ पर क्या देगा, OCOCH3। इस तरीके से ये क्या बनाता है, एस्टर बना रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर भी जो OH फंक्शनल ग्रुप है वो इस एसिटिल क्लोराइड के Cl से रिएक्शन करके यहाँ पर इस तरीके से ये एसिटिल समूह है उसका निर्माण होता है। यहाँ पर चूंकि इसमें 2 OH हैं तो यहाँ पर जो एसिटिलीकरण है वो 2 टाइम्स होगा, एक बार एक एसिटिल क्लोराइड के साथ में और दूसरी बार दूसरे एसिटिल क्लोराइड के साथ में इसकी रिएक्शन होगी। तो यहाँ पर इसको अपन लिखेंगे यहाँ पर HC, और यहाँ पर ये आ जाएगा OCOCH3 और COOH प्लस HC
और यहाँ पर HCOH तो आप देखिए एक OH समूह है वो एसिटिली जो क्लोराइड है उसके साथ में रिएक्शन करके इस तरीके से, यहाँ पर फिर दूसरा अपन देखेंगे एसिटिल से CH3COCl तो उसके साथ में रिएक्शन होकर के भी इस तरीके से यहाँ पर OCO CH3 COOH और HCOCO CH3 और COOH इस तरीके से यहाँ पर ये तो मोनोएस्टर है और यहाँ पर ये क्या बन रहा है, डाई एस्टर बन रहा है। और इस तरीके से जो कंपाउंड्स बनता है उसको अपन बोल लेते हैं डाई एसिटिल टार्ट्रिक अम्ल और ये क्या है, मोनो एसिटिल टार्ट्रिक अम्ल। तो आप यहाँ पर देख रहे हो कि दो OH है ना, तो एक बार इस OH समूह का एसिटिलीकरण हो रहा है और दूसरी बार इस OH समूह का एसिटिलीकरण हो रहा है और उसके एसिटिलीकरण के फलस्वरूप अपने को इस तरीके से डाई एसिटिल टार्ट्रिक एसिड है वो प्राप्त होता है। ठीक है, तो इस तरीके से अपन एसाइलेशन करते हैं, एसिटिलीकरण करते हैं। उसके बाद में अपन जो रिएक्शन है उसमें अपन देखते हैं रिएक्शन विथ एस्टोसोफोर के साथ में टार्ट्रिक एसिड को अपन रिएक्ट करते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये टार्ट्रिक एसिड HCOH COOH और यहाँ पर HCOH और ये COOH और इसकी रिएक्शन अपन एस्टोसोफोर से करवाते हैं। तो एस्टोसोफोर से करवाने पर जो टार्ट्रिक एसिड है, कंसंट्रेट एस्टोसोफोर से करवाने पर टार्ट्रिक एसिड है उसका पूरी तरीके से ऑक्सीडेशन हो जाता है और वो जल करके काला हो जाता है। और वहाँ पर जो टार्ट्रिक एसिड है वो जल करके काला हो, उसके साथ ही यहाँ पर इसके जो पूर्णतः ऑक्सीडेशन से जो गैसें निकलती हैं वो अपन यहाँ पर लिख सकते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड निकलती हैं, सल्फर डाइऑक्साइड निकलते हैं, H2O निकलती है और कार्बन मोनोऑक्साइड गैस निकलती हैं। तो जब कंसंट्रेट एस्टोसोफोर के साथ में अपन इसकी रिएक्शन करवाते हैं तो इस तरीके की जो गैसें हैं वो निकलती हैं और ये जो टार्ट्रिक एसिड है वो पूर्णतया जल जाता है, काला पड़ जाता है। ठीक है, तो ये इसका मतलब क्या है, ये पूरी तरीके से इसका दहन हो जाता है और ये इस तरीके से ये जो कुछ गैसें हैं वो वहां से रिलीज होती हैं। इसके बाद में अपन देखते हैं टार्ट्रिक एसिड की नेक्स्ट रिएक्शन, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। आपने ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड का जो चैप्टर है जो आप काफ़ी लंबे समय से अपन पढ़ते आ रहे हैं और ये बहुत ही लंबा चैप्टर है जिसके अंदर अपन अब पर्टिकुलर कंपाउंड्स के बारे में, इंडिविजुअल कंपाउंड्स के बारे में अपन स्टडी कर रहे हैं और उसमें अपन कर रहे हैं टार्ट्रिक एसिड की स्टडी। तो यहाँ पर जितने भी अपन ने जो एसिड पढ़े हैं उसमें जो इम्पोर्टेंट पार्ट है एग्जाम की दृष्टि से भी वो है टेम्परेचर इफेक्ट, कि इनको अपन टेम्परेचर के द्वारा इसको किस तरीके से ये इफेक्ट होते हैं। तो यहाँ पर देखिए क्या होता है यहाँ पर। तो जैसे नेक्स्ट अपन देखते हैं 8 नंबर पर इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। यहाँ पर ये टार्ट्रिक एसिड है और इस टार्ट्रिक एसिड को इसका जो गलनांक होता है 170 डिग्री और उस गलनांक से भी ज़्यादा टेम्परेचर के ऊपर इसको अपन गर्म करते हैं। तो इसको गर्म करने पर यहाँ पर देखेंगे इसमें से एक H2O मॉलिक्यूल्स निकल जाता है और जैसे अपन ने पढ़ा था कि जैसे मैलिक एसिड होता है उसका मैलिक एनहाइड्राइड बनता है, उसी तरीके से इसको गर्म करने पर यहाँ पर भी टार्ट्रिक एनहाइड्राइड बनेगा और उसमें से एक H2O मॉलिक्यूल्स निकल जाएगा और एक H2O मॉलिक्यूल्स निकलेगा तो CHOH और यहाँ पर CHOH और यहाँ पर CO इस तरीके से यहाँ पर टार्ट्रिक एनहाइड्राइड बनता है और उसके साथ में ही यहाँ पर H2O मॉलिक्यूल्स निकल जाता है। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि इसको टार्ट्रिक एसिड को यदि अपन इसके गलनांक से उच्च ताप के ऊपर गर्म करते हैं तो यहाँ पर एनहाइड्राइड प्राप्त होता है। तो ये ध्यान में रखने की बात है कि एनहाइड्राइड किस तरीके से होता है। दूसरा, इसको यदि अपन इसी टार्ट्रिक एसिड को और भी उच्च ताप के ऊपर, हाई टेम्परेचर के ऊपर इसको यदि अपन गर्म करते हैं तो हाई टेम्परेचर के ऊपर गर्म करने से
इसमें से CO2 और H2O मॉलिक्यूल्स का एलिमिनेशन होता है, और CO2 और H2O मॉलिक्यूल्स का एलिमिनेशन होगा तो अपने को प्राप्त होगा CH3CO COOH प्लस CO2 प्लस H2O। इसको अपन बोलते हैं पायरुविक अम्ल। ये होता है पायरुविक अम्ल। तो ये पायरुविक अम्ल है, उसका फॉर्मेशन होता है। तो आप देख रहे हैं कि गलनांक के बराबर जो टेम्परेचर है या उससे थोड़ा सा अधिक टेम्परेचर है, वहां पर अपने को एनहाइड्राइड प्राप्त होता है, और बहुत ही उच्च ताप के ऊपर गर्म करते हैं तो टार्टरिक एसिड के द्वारा अपने को पायरुविक अम्ल प्राप्त होता है। तो इस तरीके से इसके टेम्परेचर के द्वारा अपने को 2 टाइप्स के जो प्रोडक्ट हैं वो अपने को प्राप्त होते हैं। उसके बाद में अपन देखते हैं इसकी नेक्स्ट रिएक्शन, रिडक्शन। रिडक्शन के अंदर आप यूं देखिए कि यहाँ पर रिडक्शन में अपन देखते हैं कि जनरली अपन रिडक्शन है वो HI के द्वारा करवाते हैं, और HI के द्वारा रिडक्शन करवाएंगे तो उस कंडीशन में अपन देखेंगे कि यहाँ पर जो भी OH ग्रुप होता है उसके HI के साथ में उसका अपन रिडक्शन करवाते हैं। तो रिडक्शन करवाने पर यहाँ पर जो OH समूह है उसका जो सब्स्टिट्यूशन है वो हाइड्रोजन के द्वारा, और यहाँ पर अपने को I2 और यहाँ पर H2O, इस तरीके से यहाँ पर साइड प्रोडक्ट अपने को प्राप्त होते हैं। ठीक है, तो इसी स्ट्रेटेजी को अपन काम में लेंगे कि OH समूह है उसका ये तो हट जाता है और उसकी जगह पर यहाँ पर हाइड्रोजन आ जाता है। तो जो टार्टरिक एसिड है उस टार्टरिक एसिड के अंदर अपन देखते हैं कि 2 हाइड्रोक्सी समूह होते हैं, और दोनों जो हाइड्रोक्सी समूह हैं उनका यदि अपन रिडक्शन करवा रहे हैं तो HI के द्वारा रिडक्शन करवाएंगे तो दोनों OH समूह हैं उनका अपचयन होकर के अपने को प्रोडक्ट प्राप्त होता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आगे किस तरीके से रिएक्शन होगी। तो इसमें अपन देखेंगे कि HCOH COOH और HCOH COOH टार्टरिक एसिड है। टार्टरिक एसिड है तो इसके अंदर अपन देखेंगे कि इसको अपन HI के द्वारा करवाएंगे। HI के द्वारा इसके साथ में होगी तो टार्टरिक एसिड में जब इसके अपन HI के साथ में रिएक्शन करवाते हैं तो यहाँ पर 2 मॉलिक्यूल HI के होते हैं। जैसे आपने अभी लिखा ना यहाँ पर OH प्लस HI और HI, तो यहाँ से OH का सब्स्टिट्यूशन तो किसके द्वारा हो गया था, H के द्वारा, और यहाँ पर क्या निकलेगा I2, और यहाँ पर क्या होगा H2O, तो एक H रहेगा। तो यहाँ पर अपन देखेंगे कि यहाँ पर CH2 CH और एक H यहाँ से है तो ये क्या बन जाएगा CH2 COOH, और यहाँ पर CHOH COOH, और यहाँ से अपने को निकलती है एक I2 और यहाँ पर एक H2। उसके बाद में फिर 2HI, तो इससे करवाते हैं तो ये जो OH है इसका भी रिडक्शन होगा, तो यहाँ पर प्राप्त होगा CH2 COH और यहाँ पर CH2 COH। ठीक है, तो ऐसे सक्सेनिक एसिड प्राप्त होगा, और यहाँ से भी आयोडीन और यहाँ से भी H2O, इस तरीके से इस मॉलिक्यूल्स का एलिमिनेशन होकर के अपने को सक्सेनिक एसिड प्राप्त होता है। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि यदि अपन रिडक्शन करवाते हैं तो सक्सेनिक एसिड प्राप्त होता है। इस तरीके से आपने रिडक्शन के बाद में अपन देखते हैं कि टार्टरिक एसिड है उसका अपन ऑक्सीडेशन किस तरीके से करवाते हैं, कैसे कैसे ऑक्सीडेशन में कौन कौन से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं वो अपन वहाँ पर काम में लेते हैं। तो नेक्स्ट इसकी रिएक्शन देखते हैं ऑक्सीडेशन। ठीक है, तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन जो रिएक्शन है यहाँ पर अलग अलग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट काम में लेते हैं। जैसे जो माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है वो तो है टोलेन रिजेंट, और जो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है वो तो है KMnO4 K2Cr2O7, इस तरीके से है। इसके अलावा अपन जो फेंटोन अभिक्रमक है Fe+2 H2O2 फेरस सल्फेट और हाइड्रोजन पेरोक्साइड है वो भी एज ए फेंटोन जो अभिक्रमक है उसकी तरह बिहेव करते हैं, तो उनको भी अपन एक एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में उनको काम में लेते हैं।
तो यहाँ पर अपन सबसे पहले देखते हैं ऑक्सीडेशन, और यहाँ पर जो ऑक्सीडेशन है उस ऑक्सीडेशन के अंदर अपन सबसे पहले देखेंगे विथ टोलेन रिजेंट। टोलेन रिजेंट आप जानते हो नम सिल्वर ऑक्साइड होता है Ag2O, और उसके साथ में अपन रिएक्शन करवाते हैं तो अपने को टार्टोनिक एसिड प्राप्त होता है, और इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं HCOH COOH HCOH COOH, और इसकी रिएक्शन अपन Ag2O के साथ में करवाते हैं। तो Ag2O के साथ में करवाने पर यहाँ पर अपन देखेंगे कि यहाँ पर ये प्राप्त होता है HCOH COOH, और यहाँ पर प्राप्त होता है COOH। इसके साथ ही यहाँ पर दो मॉलिक्यूल्स हैं वो काम में आते हैं। तो यहाँ पर दो मॉलिक्यूल्स काम में आएंगे। तो एक मॉलिक्यूल से है, देखिए यहाँ पर दो ऑक्सीजन काम में आएंगी, तो दो ऑक्सीजन से एक तो ये क्या बन रहा है CO2, और यहाँ से क्या बनेगा H2O। तो इसके साथ ही निकल रहा है H2O प्लस यहाँ पर CO2 प्लस यहाँ पर 4Ag, और 4Ag का यहाँ पर रजत दर्पण प्राप्त होता है। ठीक है, तो यहाँ पर अपन यूं कह सकते हैं इस पूरे समूह का ही ऑक्सीडेशन हो जाता है यहाँ पर, और पूरे समूह का ही ऑक्सीडेशन होगा। तो ये जैसे कैसा है HCOH, तो यहाँ पर जैसे पूरे समूह का ऑक्सीडेशन होगा तो ये तो क्या बन गया CO2, और ये यहाँ पर क्या फॉर्मेशन हो रहा है H2O। तो आप इसको इजीली मैकेनिज्म की दृष्टि से तो अलग होता है, इसको सिंपल वे में ऐसे समझ सकते हैं, एक तो H2O मॉलिक्यूल्स और एक CO2 का मॉलिक्यूल। तो यहाँ पर ये दो ऑक्सीजन हैं, ये यहाँ Ag2O से आ रहे हैं, और ये 4 Ag हैं, उसका यहाँ पर रजत दर्पण प्राप्त हो रहा है। तो आप देख रहे हैं कि टार्ट्रिक एसिड का अपन इस तरीके से करवाते हैं तो यहाँ पर अपने को टार्टोनिक एसिड प्राप्त होता है, जिसको अपन बोलते हैं टार्टोनिक एसिड। उसके बाद में दूसरा है विथ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं जैसे K2CR2O7 है ना, और KMnO4, इनके द्वारा भी इनका ऑक्सीडेशन करवाते हैं। तो आप देखिए टार्टिक एसिड में क्या होता है HC, और यहाँ पर OH COOH, और यहाँ पर CHOH COOH, और यहाँ पर इनका ऑक्सीकरण होगा तो यहाँ पर ये 4 ऑक्सीजन काम में आएंगे। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जैसे पहले ऑक्सीकरण होगा तो यहाँ पर सॉरी एक साथ ही लिख देते हैं 4 ऑक्सीजन आएंगे। तो इसमें आप देख रहे हो इस समूह का ऑक्सीडेशन होता है और इस समूह का ऑक्सीडेशन होता है। तो यहाँ पर भी जो माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है उसके द्वारा 1 का होगा, तो जो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइज है उसकी जगह 2 का होगा। तो यहाँ पर इसका भी होगा ऑक्सीडेशन और इसका भी होगा। तो यहाँ पर जैसे इसका ऑक्सीडेशन होता है तो एक CO2 और एक H2O का मॉलिक्यूल्स, तो यहाँ पर भी 2 CO2 और 2 H2O का मॉलिक्यूल्स, और यहाँ पर ये क्या प्राप्त होता है ऑक्जेलिक एसिड। तो यहाँ पर अपन यूँ कह सकते हैं कि यहाँ पर ऑक्जेलिक एसिड प्लस यहाँ पर 2 मोल CO2 के और 2 H2O प्लस इस तरीके से अपने को यहाँ पर ये प्राप्त होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में ये CHOH और CHOH दोनों समूह का ऑक्सीकरण से अपने को यहाँ पर ऑक्जेलिक एसिड प्राप्त होता है। तो इस तरीके से ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के द्वारा ऑक्जेलिक एसिड बनता है। दूसरा अपन यहाँ पर अपन फेंटोन अभिक्रमक के द्वारा देखें कि फेंटोन अभिक्रमक के द्वारा किस तरीके से रिएक्शन होती है। तो यहाँ पर फेंटोन अभिक्रमक में यहाँ पर अपन जानते हैं कि यह भी जो होता है वो Fe+2 और क्या होता है H2O2। तो इसकी प्रेजेंस में यहाँ पर एक H2O मॉलिक्यूल से है वो निकलेगा, और H2O मॉलिक्यूल से निकल करके यहाँ पर डबल बॉन्ड क्रिएट होता है। तो यहाँ पर अपन लिख सकते हैं C डबल बॉन्ड C OH और OH COOH, और ये COOH प्लस H2। यहाँ पर ये दोनों हाइड्रोजन है और ये ऑक्सीजन। इस तरीके से ये ऑक्सीजन है, ये फेंटोन अभिक्रमक से आता है, और ये दोनों H2O
दोनों हाइड्रोजन है वो H2O के रूप में निकल करके यहाँ पर डबल बॉन्ड क्रिएट होता है। इस तरीके से जो कंपाउंड बनता है उस कंपाउंड को अपन बोलते हैं डाई हाइड्रोक्सी मैलाइक अम्ल। ये एक तरीके से मैलाइक एसिड ही है। यहाँ पर H का जो सब्स्टिट्यूट है वो OH के द्वारा हुआ है, तो इसको अपन बोलेंगे डाई हाइड्रोक्सी मैलाइक एसिड। ठीक है, तो इस तरीके से ये 3 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गए, एक टोलेन अभिक्रमक, एक फेंटोन अभिक्रमक और एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जैसे K2Cr2O7 ये है। तो ऑक्सीडेशन तो इस तरीके से आप चेन में आप HI के द्वारा आप चेन करवाते हैं तो अल्टीमेटली आपको सक्सेनिक एसिड प्राप्त होता है। ताप के प्रभाव में आप देखा कि गलनांक के जितना अपन गर्म करते हैं तो अपने को वहां पर गलनांक के जितना गर्म करेंगे तो वहां पर अपने को ये एनहाइड्राइड प्राप्त होता है, और यदि हाई टेम्परेचर पर अपन गर्म करते हैं तो वहां पर फिर अपने को पायरुविक एसिड प्राप्त होता है। HBr से रिएक्शन करने पर डाइब्रोमो कंपाउंड्स प्राप्त होते हैं, और H2SO4 के साथ में रिएक्शन करने पर CO2, SO2, कार्बन मोनोऑक्साइड, H2O आदि मॉलिक्यूल्स निकलते हैं, है ना। तो इस तरीके से अपन इनकी जो रिएक्शन है सारी टार्टिक एसिड की वो अपन ने पढ़ ली है। थैंक्स। आगे नेक्स्ट क्लास में अपन देखते हैं इनके यूज वगैरह, और नेक्स्ट जो इंडिविजुअल जो एसिड है उनकी स्टडी अपन आगे करेंगे। थैंक्स।